साथियों, आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे बुद्धि। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बुद्धि से संबंधित, बुद्धि की यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि को इंटेलिजेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बात करें अगर हम बुद्धि की, तो आज के इस टॉपिक में जो हमारा बुद्धि है, बुद्धि का मापन। ठीक है, बात करें अगर बुद्धि की, तो बुद्धि एक कैसी शक्ति है? बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। ठीक है, बुद्धि कोई अर्जित शक्ति नहीं है, यानी बुद्धि को अर्जित नहीं किया गया, बल्कि बुद्धि एक जन्मजात ही है, जन्म से ही मनुष्य के साथ अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, समस्त मानसिक क्रियाओं व योग्यताओं का योग है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो समस्त मानसिक क्रियाएं हैं, जो हमारी मानसिक क्रियाएं, कैसे सोचना, समझना, बोलना, हंसना, भावना व्यक्त करना, ये हमारी कैसी क्रियाएं हैं? यह हमारी मानसिक क्रियाएं हैं। तो उन मानसिक क्रियाओं का क्या है? बुद्धि एक योग है। योग है, क्या है? बुद्धि एक योग है, जिससे हम क्या करेंगे कि हम सोच समझकर बोलेंगे, हम चिंतन करेंगे। ठीक है, चिंतन करने के बाद ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम कुछ परिभाषाओं के बारे में, यानी कुछ परिभाषाएं हैं बुद्धि से संबंधित जो बिने महोदय हैं। ठीक है, बिने महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों से में निहित है। यानी जो बुद्धि है वह कितने शब्दों में निहित है? 4 शब्दों में। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, जो हमारी जो बुद्धि है इन 4 शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है, ज्ञान के लिए ज्ञान है तो आविष्कार करेंगे, आविष्कार में निर्देश और आलोचना है। ठीक है, वहीं अगर बात करें बुद्धवर्त, बुद्धवर्त क्या कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, यानी कोई भी काम या क्रिया करते हैं, तो वह किसके माध्यम से करते हैं? बुद्धि के माध्यम से करते हैं। यानी जब बुद्धि हमें जो आदेशित करती है तब हम उस कार्य को करते हैं। ठीक है, बात करें अगर वहीं बकिंघम क्या कहते हैं, तो बकिंघम कहते हैं सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। यानी कोई भी कार्य, अगर कोई भी क्रिया या कोई भी ज्ञान अगर हम सीखते हैं तो वह किसके माध्यम से सीखते हैं? बुद्धि के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें वहीं रॉस महोदय क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियां यानी जैसे ही हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आई, नई समस्या आई, उस समस्या के प्रति जो हमारी चेतना है, उस समस्या के अनुरूप जो हमारी चेतना कार्य करती है, उसके अनुकूल कार्य करती वह हमारी क्या? बुद्धि है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई शेर आ जाए, तो आपकी जो बुद्धि होगी, जो आपकी चेतना होगी, वह वहाँ से तुरंत भागने को प्रेरित करेगी। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारी बुद्धि है। ठीक है, बात करें अगर बुडरो क्या कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। यानी हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को अर्जन करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वह क्या है? बुद्धि। बुद्धि के माध्यम से ही हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बात करें अगर वहीं जो टर्मन है, टर्मन क्या कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है? एक क्षमता है। जो टर्मन महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि जो है तो अमूर्त, अमूर्त का मतलब ऐसे विचार जो हमारे सामने नहीं है, उनको हम अपनी कल्पना शक्ति या अपनी जो है तो चिंतन शक्ति के माध्यम से सोचते हैं। जैसे आप एक स्थान पे बैठे हैं, मान लीजिए अपने घर पे, अब आप ये अपने अमूर्त विचार क्या कि हम ताजमहल में घूमने गए हैं। ठीक है, हम लाल किला घूमने गए, तो ये क्या है? यह अमूर्त विचार है। उनको सोचने की क्या है? एक क्षमता है, एक शक्ति है। किसने कहा है? टर्मन महोदय ने। ठीक है, क्या है? बुद्धि। बात करें अगर गाल्टन महोदय उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि पहचानने की क्षमता है। यानी कोई भी परिस्थिति आ गई, कोई भी समस्या हमारे सामने, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हम पहचान लेते हैं, वह किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपके सामने पंखा रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ, तो आप यहाँ पे बुद्धि की सहायता से ये पहचान लेंगे कि ये सोफा है और ये पंखा है। ये ऐसा अगर बुद्धि नहीं होगा तो आप सोफा को पंखा और पंखे को सोफा कह सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर थार्नडाइक महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। यानी हमारे अंदर, एक मनुष्य के अंदर जितनी भी सारी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का क्या है? यह वह एक समूह है। यानी जितनी भी सारी योग्यताएं, उन योग्यताओं का एक समूह क्या है? बुद्धि है। ठीक है, बात करें वहीं पे थार्नडाइक महोदय फिर से क्या कहा कि बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। यानी हमने कोई पूर्व ज्ञान या कोई पूर्व अनुभव सीखा हमसे पहले, उस अनुभव के माध्यम से जो भी हम लाभ उठाते हैं, ठीक है, वह क्या है? बुद्धि है। जैसे मान लीजिए आपने क्या सीखा? साइकिल चलाना सीखा। तो आपने जब साइकिल चलाना सीख लिया तो आप कोई भी कार्य करने के लिए उस साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब जैसे ही आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की आवश्यकता पड़ी, आपने साइकिल उठाया और साइकिल उठा के चल दिए, तो क्या है? वह बुद्धि है। आपने क्या सीखा कि जो है तो
पूर्व अनुभव, आपने अनुभव तो ले लिया कि साइकिल कैसे चलाना है, फिर उस अनुभव का आप क्या करते हैं, लाभ उठाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, बात करें वहीं पे थर्टन महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि तर्क एवं चिंतन करने की योग्यता, यानी हम कोई तर्क करते हैं, जब चिंतन करते हैं तो उन तर्क और चिंतन करने की जो योग्यता, जो कैपेसिटी है ना, वो जो एबिलिटी है वह क्या है, बुद्धि है। ठीक है, स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता है, यानी आलोचनात्मक ढंग से मतलब यानी कोई भी कार्य है हम चिंतन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, ब्लूम क्या कहते हैं कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो ब्लूम महोदय हैं उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं हो गई बुद्धि से संबंधित, और इसके आगे हम टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बुद्धि की विशेषताएं के बारे में, यानी बुद्धि की जो मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषता है, तो जन्मजात बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। यह हमें अर्जित नहीं की, बल्कि यह हमें प्रकृति ने जो है तो सोचने और समझने के लिए हमें बुद्धि को प्रदान की है। ठीक है, अगर बात करें बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, जैसे हमने कोई अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव से जब हम उस अनुभव का अगर लाभ उठाएंगे तो वह किसके माध्यम से उठाएंगे, बुद्धि के माध्यम से। जो हमारा बुद्धि को हम दिमाग भी कहते हैं, यानी जिसका दिमाग जितना तेज होगा वह उतना ही लाभ उठा सकता है। ठीक है, बात करें वहीं पे वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव, बुद्धि में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम मतलब जिसके माता पिता अगर तेज दिमाग वाले हैं तो उसके पुत्र भी तेज दिमाग वाले होंगे। और वहीं अगर बात करें वातावरण के, तो जैसे वातावरण में व्यक्ति रहेगा, जो बालक रहेगा उसका दिमाग उसी तरह हो जाएगा। अगर वह शिक्षित व्यक्तियों के पास रहेगा तो उसका दिमाग शिक्षित होगा, बाकी अगर वह चूतिया लोगों के पास रहेगा तो उसका भी दिमाग जो है तो दिमाग गधों के जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो बुद्धि का भी, वातावरण का भी कहीं ना कहीं बुद्धि पर या दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बात करें जटिल समस्याओं का समाधान, तो बुद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आ गई, आपने उस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया और अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से आप उस समस्या का समाधान कर लिए। ठीक है, लिंग भेद का प्रभाव नहीं, यानी ईश्वर ने भी जब हमें दिमाग प्रदान किया तो उसमें लिंग यानी लड़की और लड़के का अंतर नहीं किया कि लड़की को कम दे दिया जाए और लड़के को ज़्यादा दे दिया जाए। जो भगवान ने भी जो है, जो प्रकृति ने जो प्रदान किया वह सबको एक समान प्राप्त किया है। ठीक है, जिससे कोई लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, वहीं अगर बात करें सीखने में सहायक जो बुद्धि होती है, बुद्धि हमारी कैसी होती है, वह सीखने में सहायक होती है। यानी कोई भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कोई भी कार्य अगर हम सीख रहे हैं तो वह किसके माध्यम से कर रहे हैं, दिमाग के माध्यम से। यानी हमारी बुद्धि ही हमें उस कार्य को सीखने में मदद करती है। अगर हमारे पास दिमाग नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य सीख नहीं सकते। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन यानी ऐसी विचार या तर्क जिसको हम अमूर्त यानी हमारे सामने कोई नहीं है। जैसे हमने आपको पिछले बताया कि अगर आप घर बैठ के अगर ताजमहल घूमना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग की सहायता से, अपने बुद्धि की सहायता से आप घर बैठे ताजमहल भी घूम सकते हैं। ठीक है, अंतर करने की क्षमता का विकास, यानी कोई भी समस्या है उस समस्या में आप अंतर समझने की भी क्षमता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, बुद्धि की सहायता से। यानी बुद्धि की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम अंतर करने की क्षमता हमारे अंदर है। हमने आपको बताया कि जैसे आपके बगीचे में टमाटर और पालक के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा कि ये टमाटर का पेड़ है और ये पालक का पेड़ है, क्योंकि आपने कैसे उस पर अंतर कर लिया, जो टमाटर यानी जो छोटे छोटे टमाटर के पेड़ वह कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, और जो पालक है, पालक के कैसे है, छोटे छोटे पेड़ हैं, तो आप वहाँ पे अंतर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर वहीं पे हम बात करें बुद्धि के प्रकार के बारे में, तो बुद्धि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मूर्त, यांत्रिक या गामक, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, ये मुख्य बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। बात करें यार मूर्त, यांत्रिक, गामक की, तो यांत्रिक गुणों की प्रधानता व्यवहार, तो ऐसी बुद्धि जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, या यांत्रिक यानी चिंतन, है ना, चिंतन या तर्क करने की जो प्रधानता होती है वह कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त, यांत्रिक या गामक होती है। ठीक है,
वहीं पे अगर बात करें यांत्रिक गुणों की प्रधानता, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर या ऐसी बुद्धि जिनके अंदर यांत्रिक गुण की प्रधानता होती, ऐसे व्यक्ति आगे चलकर क्या यह किस बुद्धि की होती है, व्यवहारिक बुद्धि के होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति क्या इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिक, कारीगर, खिलाड़ी या मनोचिकित्सक, जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे दिमाग के लोग क्या आगे चलकर मनोचिकित्सक बनते हैं। बात करें अगर वहीं अमूर्त बुद्धि, अमूर्त विचार मतलब ऐसे विचार जो वैचारिक व्यक्ति के होते हैं। ये कैसे करते हैं यार तू? बहुत सारी ऐसे व्यक्ति जो अमूर्त विचार मतलब जो वैचारिक धारणा के होते हैं, जिसमें शब्दों व विचारों की प्रधानता होती है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि के कितने प्रकार है, 3 प्रकार हैं, मूर्त, यांत्रिक या गामक। यानी मूर्त को यांत्रिक या गामक भी कहते हैं, अमूर्त और सामाजिक। बात करें अगर अमूर्त की, तो अमूर्त में क्या होते हैं, जिनमें शब्दों और विचारों की प्रधानता होती है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें शब्दों की में गहनता, यानी शब्दों को समझने की गहनता और विचार को व्यक्त करने की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति क्या वकील बनते हैं, लेखक, कवि, पत्रकार, दार्शनिक, अभिनेता या वैज्ञानिक। ऐसे व्यक्ति जो है तो आगे चलकर इन महत्वपूर्ण पदों को धारण करते हैं। बात करें अगर वहीं पे सामाजिक, यानी जो सामाजिक दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, तो जिनमें कौन से गुणों की प्रधानता होती है, सामाजिक गुणों की। ठीक है, ऐसे व्यक्ति आगे चलकर समाज सेवक, राजनेता, शिक्षक, व्यापारी या धर्मगुरु बनते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगर वहीं बात करें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, तो कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि के सिद्धांत हैं जिनको हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो बात करें यहाँ पे बुद्धि का एक खंड, एक तत्व, एक कारक, एक इकाई सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, अल्फ्रेड बीने। यानी जो बुद्धि का जो पहला सिद्धांत है वह किसने दिया है, अल्फ्रेड बीने ने दिया। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या है, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, एक तत्व, एक कारक, एक इकाई सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे किसने दिया है, अल्फ्रेड बीने ने दिया। कब दिया था, 1911 में। ठीक है, बात करें एक तत्व सिद्धांत की, तो इसकी आलोचना किसने की है, जॉनसन ने। एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में योग्य नहीं हो सकता। उन्होंने यह आलोचना की जो एक व्यक्ति या एक बुद्धि वाला व्यक्ति सभी क्षेत्रों में निपुण या सभी क्षेत्रों में क्या प्रतिभागी नहीं हो सकता। इसकी आलोचना किसने की थी, जॉनसन ने। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, इसको दिया था अल्फ्रेड बीने ने। कब दिया था, 1911 में। ठीक है, बात करें वहीं पे आगे बुद्धि का दूसरा सिद्धांत कौन सा है, बुद्धि का जो दूसरा सिद्धांत, यानी जिसे हम द्विखंडी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व, द्विकारक, सामान्य एवं वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यह इसमें जो सामान्य तत्व होते हैं, यह इसमें सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व होते हैं। किसमें, द्विखंड सिद्धांत में। ठीक है, बुद्धि के कुल 2 तत्व बताए हुए, एक सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। एक तत्व किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। और जो द्विखंड सिद्धांत है, इसमें यानी 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। ठीक है, बात करें इसे हम कौन कौन से सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं, आपको प्रश्न में कई नामों से भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, सामान्य एवं वास्तविक शक्ति, इसको भी जो है इन्हीं सिद्धांत का कौन सा एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बात करते हैं आगे बुद्धि का त्रिखंड यानी 3, ये जो हमारा तीसरा सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था, इस सिद्धांत को दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, और इसका विरोध किसने किया था, इसका विरोध किया था थॉर्नडाइक। किसने किया था, थॉर्नडाइक। पहले बुद्धि के सिद्धांत को किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। कब दिया था, 1911 में दिया था। ठीक है, और जो त्रिखंड का सिद्धांत है इसको दिया था स्पीयरमैन ने। और इसकी आलोचना किसने की है, तो इसकी आलोचना की है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसमें जो है तो सामूहिक तत्व, यानी इसमें जनरल यानी सामान्य और स्पेशल यानी विशिष्ट बुद्धि, यानी दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे ये है और ये यहाँ पे जो है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें जो है तो समूह तत्व को जी कहते हैं। बुद्धि के कुल 3 तत्व इसमें जो है तो बुद्धि के यानी दिमाग,
आपको अगर दिमाग के बोले तो दिमाग ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो जो दिमाग के इन्होंने कितने तत्व बताए, तो 3 तत्व बताए। कौन से? सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के योग से जो एक कौन सा तत्व बना? सामूहिक तत्व, ठीक है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों का योग है, वो तत्व मिलकर बना। तो इसमें टोटल कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। इसको किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और इसकी आलोचना किसने की थी? तो थॉर्नडाइक ने की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, इसको हम बहुकारक, मात्रा का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, असतात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे किसने दिया था? इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के कितने तत्व हैं? अनेक तत्व हैं। यानी जो स्पीयरमैन ने 3 तत्व, बीने ने 1 तत्व और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बुद्धि के कई सारे तत्वों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, बात करें वहीं पे इसमें जो है तो व्यक्ति के अंदर अनेक योग्यताएं होती है। उन्होंने क्या कहा थॉर्नडाइक ने कि बुद्धि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कई सारी योग्यताएं होती है। ठीक है, इसको बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5वां है समूह कारक, समूह खंड का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? थ्रस्टन और केली ने दिया था। ठीक है, जो समूह का जो 5वां सिद्धांत है इसको किसने दिया था? थ्रस्टन और केली ने दिया था। यह कहाँ के थे? यह अमेरिका के थे। ठीक है, इसमें जो है तो प्राथमिक मानसिक योग्यता, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको प्राथमिक मानसिक योग्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुद्धि के 7 प्राथमिक योग्यताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आंकिक योग्यता, जिनमें जो है तो नंबरिंग एबिलिटी, जो आंकिक योग्यता होती है। शाब्दिक योग्यता, जिसमें शब्दों की प्रधानता होती है, शाब्दिक योग्यता, जिससे वर्बल एबिलिटी। स्पेस एबिलिटी यानी स्थानिक योग्यता। ठीक है, शब्द प्रवाह है ना, वर्ड एबिलिटी। बात करें आगे रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता, और प्रत्यक्ष यानी प्रेस्पिटियल एबिलिटी। ठीक है, इसमें जो है, और बात करें वहाँ पे मेमोरी एबिलिटी, स्मृति योग्यता, जिसके अंदर स्मृति योग्यताएं मुख्य रूप से 7 प्रकार की योग्यताओं के बारे में बात की है। बात करें वहीं पे अगर कि बहुबुद्धि सिद्धांत का बहुआयामी सिद्धांत, इसको किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था? 1983 में दिया था। वह कहाँ के थे? वो अमेरिका के थे। ठीक है, इन्होंने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पत्रकार हो गया, कवि हो गया, लेखक हो गया, वकील हो गया, जिनमें शब्दों की गहनता होती है। ठीक है, तार्किक बुद्धि के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं? वैज्ञानिक, जिनमें तार्किक होता, गणितज्ञ, जो गणित के जो महान गणितज्ञ हुए उनमें तार्किक बुद्धि होती है। शारीरिक बुद्धि की बात करें तो नर्तक जो नाचती है, खिलाड़ी खेलता, शल्य चिकित्सक जो शल्य चिकित्सा करता है, इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती? शारीरिक, है ना। बात करें वहीं पे अगर गायन संगीत, तो जो वादक होते हैं, गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, इनमें गायन की बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि जो पायलट होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, है ना, जो मूर्तिकार होते हैं, इनमें जो है तो इस कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक। अंतर्वैयक्तिक, देखिए अंतर्वैयक्तिक और अंतराव्यक्ति, इसमें जो होता है अंतर होता है। देखिए अंतर्व्यक्तिगत के अंतर्गत कौन होते हैं? जो चिकित्सक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो राजनेता होते हैं। यह किस प्रकार बुद्धि बातें हैं? यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के प्राणी होते हैं। बात करें अगर अंतरावैयक्तिक की बात करें तो जो आत्म चैतन्य सन्यासी होते हैं, जो अंतरावैयक्तिक, जो आत्म सन्यासी या कौन से होते हैं? सन्यासी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अंतरावैयक्तिक कहते हैं। ठीक है, बात करें वहीं पे प्राकृतिक बुद्धि की, तो प्राकृतिक बुद्धि में वनस्पति शास्त्री, प्रकृतिवादी, जीव वैज्ञानिक, किसान, ठीक है, ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्या क्या दिया गया, एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे ये बुद्धि के कितने डायग्राम बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो है तो 3 प्रकार के, एक उत्पाद यानी परिणाम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, बुद्धि बताई गई। बात करें यहाँ पे जो है तो अगर उत्पाद या परिणाम के बात पर करें तो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, प्रत्यावर्तन या निहितार्थ। ठीक है, वहीं अगर संक्रिया के बात करें तो संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन परंपरागत और अपसारी चिंतन यानी अपरंपरागत, और इसमें मूल्यांकन। ठीक है, बात करें यहाँ पे अगर विषय वस्तु, अप्राकृतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और
सांकेतिक, यानी 3 प्रकार की बुद्धि है। एक उत्पाद या परिणाम, दूसरी प्रक्रिया और तीसरी विषय वस्तु के आधार पर। ठीक है, अगर वहीं बात करें बुद्धि का त्रितंत्री आयामी सिद्धांत, इसको किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1967 में। वह कहाँ के थे? वह अमेरिका के थे। ठीक है, उन्होंने बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत दिया था। इसके 2 आयाम है, पहली है प्रक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, जिसको हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि कौन कौन से है। प्रक्रिया है, ये बुद्धि के 3 मुख्य तत्व हैं। ठीक है, उत्पाद, प्रक्रिया और विषय वस्तु के आधार पर। अगर बात करें परिणाम यानी उत्पाद के आधार पर, तो इकाई, फिर वर्ग, फिर संबंध, फिर प्रणाली, फिर रूपांतरण। तो आई होप साथियों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।